नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको आज हम 4 बिहार की ऐसी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने आज खूब सुर्खियां बटोरी है। पहली खबर से हम आपको बताएं, रूबरू कराएंगे मुख्यमंत्री को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, खासकर एनडीए को लेकर। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह से भी जब ये सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि एनडीए के अंदर बैठकर एनडीए के नेतृत्व तय करेगा कि 2025 में अगर एनडीए जीतती है तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो। दूसरी बड़ी खबर यह रही कि अमित शाह के अंबेडकर को लेकर बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी लगातार जो है वो प्रदर्शन किया गया। आज बिहार के अंदर एक तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ आरजेडी के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। तीसरी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीपीआई-एमएल ने दावा कर दिया है 60 सीटों पर। उनका कहना है कि हम जो है बिहार के अंदर 60 सीटों पर दावा करते हैं, 60 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस 70 सीटों पर कर चुकी है। ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान आया है कि भाई अभी कोई बातचीत हुई नहीं है और ऐसे में इस तरह के बयान देना सही नहीं है। एक जो चौथी बड़ी खबर है, बीपीएससी के छात्रों के द्वारा, वो छात्र जो एग्जाम दे चुके हैं, और आपने देखा होगा कि इस तरह से पटना में एक सेंटर पर विवाद हो गया था। वहां पर काफी बवाल हुआ था छात्रों के द्वारा। उसके बाद बीपीएससी की तरफ से वहां उस सेंटर का एग्जाम रद्द करके, उस सेंटर पर 12,000 छात्र थे, उनका एग्जाम फिर से करने की घोषणा की है। अब ऐसे में इसको लेकर जो और भी छात्र हैं, बीपीएससी के जो छात्र हैं, उन्होंने आज प्रदर्शन किया। तो ये 4 प्रमुख खबरें रही हैं। इन 4 प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे इन चारों खबरों का अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के विवाद को लेकर जो एनडीए के अंदर हो रहा है। एनडीए के अंदर बार बार जब सवाल पूछा गया अमित शाह से कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सीधे से अमित शाह ने कह दिया कि भाई 2025 में ये सारी बातें तय होंगी। बाद में ये सारी बातें तय होंगी, जब बैठ के निर्णय लिया जाएगा तो सब कुछ तय हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वहीं जेडीयू के जो नेता हैं वो बिहार में कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और 2025 का चेहरा भी वही रहने वाले हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। विपक्ष कह रहा है दूध में मक्खी की तरह नीतीश कुमार को बीजेपी निकालकर बाहर कर रही है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता महिब जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर जानकारी के साथ। महिब, एक बार फिर से जो है एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि भाई अभी बातचीत होगी, बैठक होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। वहीं जेडीयू के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारे नेता है और जो है हमारे नेता ही आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए मनीष जी, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि बिहार में कल जिस तरह से दिल्ली में अमित शाह से एक प्रोग्राम के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने पूछा था कि आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन होगा, तो उस पर अमित शाह ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साध ली और कहा कि अभी हम इस पर सार्वजनिक मंच पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी लाइन की बात है, हमारे एनडीए के भीतर का मामला है, हम लोग बैठेंगे, उस पर राय विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे। अब इसको लेकर जो है लगातार विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है, कह रहा है कल तक तो जो लोग कह रहे थे कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, यहाँ तक कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है उसके पहले भी जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व थे, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, वो भी कहते थे कि नहीं, जो भी चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के चेहरे पर होगा। तो आखिरकार चुप्पी क्यों साध ली अमित शाह ने? अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है विपक्ष की तरह से कि भाई नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, उनका जितना यूज करना था बीजेपी ने कर लिया। जिस तरह से आप महाराष्ट्र की बात कर लें या अदर स्टेट की बात कर लें, जिस तरह से वहाँ के विधायकों को तोड़ा जाता है, जो एनडीए के घटक दल हैं उन्हीं के विधायकों को तोड़कर और बीजेपी अपने में शामिल कर लेती है। अब यहाँ भी डिट्टो उसी तरह से होने वाला है, क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो बूढ़े हो गए। जब हमने इन सभी सवालों को लेकर जो है सीपीआई-एमएल के विधानमंडल दल के नेता हैं महबूब आलम, उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बीजेपी बहुत तेज चीज़ है, बीजेपी धीरे धीरे कहीं पैर पसारती है और डायरेक्ट एंट्री नहीं करती, क्योंकि बीजेपी का अपना जनाधार तो है नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से हैं। अब बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है
कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर अगर हम लड़ते हैं नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार के पिछले कुछ दिनों के जो हालचाल हैं, हाव है, उनसे अब लोग एनवायड हो रहे हैं। इसलिए अब ये लोग खुल के नहीं कर रहे, क्योंकि जो 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो उसमें बीजेपी को अच्छी बहुमत हासिल हुई थी। मेरे ख्याल से 71 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वहीं 43 सीटें जेडीयू को मिली थी। और जो हमारे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन्हें टोटल 110 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे उनमें CPI-ML भी था, और उसको लेकर जो है अब ये लोग आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ी पार्टी यानी बीजेपी बड़ी पार्टी होते हुए भी जो 43 सीटों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बना के रखी हुई है वो अब कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और इसी को लेकर जो है बार बार जो है विपक्ष सवाल उठा रही है, कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो बीजेपी नहीं रहने देगी। महाराष्ट्र में शिंदे को देखिए क्या क्या उन्होंने शिंदे को साइड कर दिया, जो कल तक मुख्यमंत्री थे। जैसे ही बीजेपी के फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो शिंदे हैं उनको क्या क्या उनको डिप्टी CM बना दिया। तो ये जो हालात है उसी तरह से। वही अब जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री तो हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर वही बात करें तो बात की जाए तो यहाँ पर ये भी तो देखिए, महाराष्ट्र की बार बार आपने भी बात की और विपक्ष भी बात कर रहा है। तो ये जो अमित शाह है वो भी देख रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है उन्होंने बात चर्चा ना छेड़ी हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कितनी सीटें सत्ता पक्ष यहाँ पर जीत पाती है, उसमें से बीजेपी कितनी सीटें जीतती है, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र में निर्णय लिया गया, महाराष्ट्र में जो शिंदे को पीछे कर दिया गया क्योंकि बीजेपी वहाँ पर सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी, तो वहाँ पर शिंदे को पीछे करके बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या ये भी विचार बीजेपी के दिमाग में चल रहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ही काम होगा बिहार के अंदर भी? ये बिल्कुल मनीष जी, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की रणनीति कोई नहीं जानती है। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नीतीश कुमार का कोई कुछ नहीं जानता। पिछले अगर 4 बार की टर्म की बात कर लें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, भले ही आपको गठबंधन चेंज होता रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। और इसी को लेकर अब जो है कहा जाए तो विपक्ष, चाहे वो महबूब आलम हो, चाहे वो तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन जो बिहार विधानसभा, ये लोग बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट है, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने अहंकार या अपनी जो खुदगर्दी है उसके आगे किसी के नहीं सुनते। वो साफ तौर पे कहते हैं कि भैया मुख्यमंत्री तो हम रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही चाहिए, उसके अलावा हमें और कोई बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मंजूर नहीं है। अब देखना ये होगा मनीष जी, और हमारे दर्शकों को बता दें कि देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार। अच्छा, वहीं आप बीजेपी ऑफिस भी गए थे तो वहाँ के भी लोगों से आपने बात करने की कोशिश की, बाइट लेने की कोशिश की, तो उनका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित जो बिहार के डिप्टी CM हैं, 2 डिप्टी CM हैं, उन सभी लोगों से, तमाम बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की, तो किन्हों ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप वहां से चले गए। जब ऑफ द कैमरा हमने आखिरकार पूछा कि आखिर बात क्या आप लोग, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, और चूंकि इसमें केंद्रीय मंत्री जो पूरे के पूरे देश के चाणक्य राजनीति के कहे जाते हैं, उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट कर दिया है तो हम छोटे नेता हैं, इस पर हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अभी जो है इस पर राजनीति नहीं थमेगी, आपको बता दें। और अमित शाह ने अगर कोई बात कही है तो बहुत सोच समझ कर वो करते हैं। और एक चीज जो सब आप ये भी जो दिमाग में महाराष्ट्र का जो चल रहा है पूरा दिमाग में, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिला और फिर से देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया, वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि भाई सीट जिसकी ज्यादा आएगी उसकी भागीदारी हो सकती है, ज्यादा देने की उसको कोशिश किया जा सकता है। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमित शाह के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। अमित शाह ने एक बयान दिया है कि आप लोग, विपक्ष को साधते हुए कहा, आप लोग जब देखिए तब अंबेडकर करते रहते हैं, भगवान का नाम ले ले 7 बार तो स्वर्ग मिल जाएगा। इसके बाद से विपक्ष लामबंद हो गया। कांग्रेस आरजेडी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा, बिहार में प्रदर्शन किया गया। इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं लाइव। आप विवेक, यहाँ पर बात करें, आज प्रदर्शन किया गया आरजेडी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया गया। अमित शाह ने बाद में इसको लेकर सफाई भी दी है, वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा
कि गलत तरीके से बयान को लिया गया है और कांग्रेस जो है संविधान विरोधी रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर की विरोधी रही है। एक्स पर अमित शाह का साथ देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भी दिखे, उन्होंने भी, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर काफी साथ दिया अमित शाह के बयान को लेकर और जमकर जो है कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस और उसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध करते नजर आई। बता दें कि ये पर बिहार में ही नहीं बल्कि आज संसद भवन में भी जो लगातार जो विपक्ष के जो तमाम सांसद थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ऐसे जो तमाम जो नेता थे, तमाम नेता विरोध करते नजर आए। उनका जो कल जो संविधान पे जो चर्चा हो रही थी, संविधान पे चर्चा हो रही थी, उसी समय उन्होंने अमित शाह ने जो बयान दिया था कि जो ये लोग जो अंबेडकर जो जपते हैं, अगर ये लोग भगवान का नाम ले ले तो इनका 7 जन्म जो है इनको शांति मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब इनके इस बयान को लेकर पूरे देश भर में जो लोग हैं, जो आक्रोश में, जो विपक्षी दल के जो तमाम जो नेता हैं वो आक्रोश में है। और ऐसे में आज अमित शाह का पुतला दहन किया गया, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व मंत्री हैं शिवचंद्र राम के द्वारा पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही साथ शिवचंद्र राम ने एक अशब्द अमर्यादित भाषा भी उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्हें कहा जाए तो इसको लेकर भी सियासत जरूर गर्म होगी, क्योंकि शिवचंद्र राम ने एक ऐसे नेता हैं जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और दलित के बड़े नेता कहे जाते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान हो, चाहे जितन राम मांझी हो, ऐसे जो नेता हैं जो बिहार से चुनकर जाते हैं, जो दलितों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि उन नेताओं की चुप्पी वहां पे उन नेताओं ने चुप्पी साधी हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो अमित शाह ने जिस तरीके से जो बयान दिया संविधान के चर्चा के दौरान, उसका पूरी तरीके से पूरे देश भर में जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल विरोध करते नजर आ रही है। विपक्षी दल का एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और लगातार जो है अंबेडकर के बहाने जो है अपनी राजनीतिक सीख रही है। जी अच्छा, यहाँ पर विवेक की बात कर रहे हैं तो अमित शाह ने इसको लेकर सफाई भी दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अमित शाह ने कहा कि भाई जो मैंने कहा वो कहने का मतलब ये समझ नहीं पाए। दूसरी चीज ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद हमेशा संविधान विरोधी रही है, अंबेडकर विरोधी रही है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्सपोज पर ये लिखा। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो शब्द कहे, जो बयान दिए संसद के अंदर, पीएम नरेंद्र मोदी उसका समर्थन करते हुए दिखे और जब एक्स अकाउंट पर अगर वो ये बात लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने गृह मंत्री का वो साथ दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि जो कांग्रेस आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर ढोल जो पीट रही है वो एक ढोंग रची रही है। कांग्रेस शुरू से ही जो संविधान विरोधी रही है। इसके साथ ही साथ जो उनके जो सहयोगी दल तमाम जो दल है वो विरोधी रही है। ऐसे में साफ तौर पर जो कहा जाए तो अमित शाह का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कि जो अमित शाह जो बयान दिए हो सराहनीय है। ऐसे में आपको याद होगा कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो रही थी उस समय भी संविधान को लेकर खूब चर्चे हुए थे, विपक्षी दलों ने आवाज उठाया था कि संविधान खतरे में है। तो ऐसे में उस समय भी एक जो राहुल गांधी थे जब संसद में जाया करते थे तो एक संविधान को लेकर छोटे और उसके साथ छोटे किताब लेकर चलते थे और उसके कहते थे इसको बचाना है। इसके साथ ही साथ जब राहुल गांधी चाहे चुनावी जनसभा में जाते थे उस समय भी जो संविधान का जो किताब है, संविधान का किताब दिखाते थे कि इसको बचाना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। ऐसे में और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो किताब को नतमस्तक कर जाते हैं और इसके बाद जो है जब लोकसभा में जब चर्चा होती है संविधान पे तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया कि इन लोग जो संविधान और इसके साथ साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू से विरोधी रही है कांग्रेस। ऐसे में अब जो है अब इसका बचाव सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बाद जो आरजेडी का जो पूर्व मंत्री हैं उनका जो एक अमर्यादित भाषा है तो इसके बाद देखना होगा कि उनकी मर्यादित भाषाओं को लेकर बीजेपी क्या कुछ करती है। जी नवीन। ठीक है विवेक, बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पर बात अभी हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी जो है वो सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन कर रही थी और अमित शाह ने भी इसको लेकर सफाई दे दी। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की तरफ। ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इंडिया अलायंस में क्या सब कुछ सही है, ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। CPIML ने अब 60 सीटों की मांग की है। CPIML ने
कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है और उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है, तो इस तरह के बयान देने से कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर हम इतनी सीट बोलेंगे तो कुछ कम करके हमें इतनी दे देंगे, चलिए कुछ कम करेंगे तो थोड़ी और इतनी हो जाएगी। कांग्रेस भी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश पूरी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान, ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के बयान कभी कभार नुकसान दे देते हैं, और इस तरह के बयान काफ़ी नुकसान दे चुके हैं कई राज्यों में चुनाव से पहले। क्या इन बयानों से कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के और भी घटक दल हैं उनको नहीं बचना चाहिए जब तक बातचीत ना हो जाए? महीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। महीप, CPI-ML 60, कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। अगर हम ऐसे देखें तो 130 सीटों की बात कर लें तो 130 सीटें तो बट गई। बाकी तेजस्वी यादव जो है उसमें से अगर आपका मुकेश सहनी आ जाते तो उनकी पार्टी को कितने देंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई अभी बात ही नहीं हुई है और आप लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो क्या लग रहा है, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या काम आएगी या फिर इनको नुकसान दे सकता है इंडिया अलायंस को? जी बिल्कुल मनीष जी, अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो उस समय जो है आरजेडी जो है 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके पास महज जो है वो 75 सीटें जो है उस पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जो है उन्हें हासिल हुई थी और वाम दल 29 सीटों पर लड़े थे जिन्हें महज 16 सीटें जो है वह प्राप्त हुई थी। तो जिसके बाद से अब एक बार फिर से जो है अभी चूंकि 11 महीने का समय जो है बिहार विधानसभा चुनाव में वो बचा हुआ है और एक बार फिर से जो है हम इंडिया गठबंधन में है प्रेशर पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, क्योंकि आज से ठीक 2 दिन पहले जो हम बात कर लें तो अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई पिछली बार तो हम भी 70 सीटों पर लड़े थे और इस बार 70 सीटों से हम जो है कम मानने को तैयार नहीं है। अब इसको लेकर जब कांग्रेस ने अपनी दाव चल दी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो उनके घटक दल है इंडिया गठबंधन के वाम दल, वो भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ती है तो हम भी 60 सीटों पर लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका फलाफल क्यों आता है, क्या आता है। अब आरजेडी की बात कर लें तो जो आरजेडी के प्रमुख नेता हैं तेजस्वी यादव जो इस समय पूरे बिहार में आरजेडी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, जो कौन क्या कहता है अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई बात ही नहीं हुई है और बिहार विधानसभा में अभी 11 महीने बचे हुए हैं। तो अभी से चिल्लाने और मीडिया में बयान देने का कोई फायदा नहीं है। अब प्रेशर पॉलिटिक्स कितना कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। एक मंच पर बैठिए, तमाम इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व यानी लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह जितने भी तमाम घटक दल के नेता हैं, वही CPI-M की बात कर ले तो दीपांकर भट्टाचार्य सहित तमाम जो नेता हैं शीर्ष नेतृत्व वो बात करेंगे और उनका जो फैसला होगा वही हम लोगों को मान्य होगा। इस तरह से मीडिया में आकर बयान देने का कोई फायदा नहीं है, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्या ये बयान नुकसान दे सकते हैं इंडिया अलायंस को? क्योंकि कहेंगे भाई हमने तो इतनी मांगी थी, आप इतनी दे रहे हैं और फिर आने वाले वक्त में समय कम रहता है, चीज़ें फिर बिखर जाती हैं और यही कारण रहता है कि यहाँ पर जो है बिहार के अंदर एनडीए बार बार बाजी मार रही है। जी बिल्कुल, अभी से ही जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अभी से हम जो प्रेशर है वो बनाएंगे तब कहीं जाकर फाइनल होगा सीटों पर, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है वो भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी मनमर्जी से सीटें बांटते हैं। जब हमने लोकसभा चुनाव के थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाए तो लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो बराबर लालू प्रसाद यादव के पास जाते रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने मन मुताबिक अपने कैंडिडेट को जो है वो सिंबल बांटते रहे और इधर कांग्रेस कह रही थी कि भैया रुको ठहरो, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव हैं कहे कि नहीं हमारी बात हो गई है सोनिया गांधी से, हमारी बात जो राहुल गांधी से हो गई है, अब आपको जो कहना है जो करना है आप उनसे बात कीजिए, हमारे पास कोई चारा नहीं है। और अंत में वही हुआ जो लालू प्रसाद यादव चाहते थे और जो सीटें जो कांग्रेस को दी गई थी
वो लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो चयनित सीटें थी वही दिया गया था। अच्छा, देखिए यहाँ पर अभी अब देखिए ये तीसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे किस तरह से CPIML भी अब प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने लगी है। 60 सीटों की बात कर रही है, कांग्रेस 70 सीटों की बात कर रही है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि जब तक बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो आप ऐसे बयान देने से बचिए और इस तरह के बयान ना दीजिए। अब हम बात करेंगे आज एक और चौथी बड़ी खबर की। इस खबर पर मैं भी था और छात्रों के द्वारा BPSC आज अभ्यर्थियों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया पटना के अंदर। ये प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि जिस तरह से BPSC ने एग्ज़ाम लिया था अभी, उस एग्ज़ाम में एक सेंटर पर काफ़ी बवाल हुआ था। छात्रों ने काफ़ी बवाल किया था, तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए गए आयोग के ऊपर। आयोग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका स्पष्टीकरण दिया और आयोग की तरफ से लास्ट में ये कहा गया कि भाई ठीक है, 12,000 छात्रों के भविष्य का सवाल है तो हम उस सेंटर का जो परीक्षा है उसे रद्द करते हैं और हम आगे कंटिन्यू के लिए एक परीक्षा कराएंगे, यानी कि री एग्ज़ाम हम वहाँ पर कराएंगे। छात्र जो है अब और भी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं BPSC के, उनका कहना है कि भाई अब पूरे जो एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और फिर से जो है री एग्ज़ाम किया जाए। इसको लेकर छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। विवेक जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। विवेक, BPSC के आज जो अभ्यर्थी थे आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि भाई री एग्ज़ाम हो और री एग्ज़ाम अगर होता है तो सबके साथ जस्टिस होगा, अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो सबके साथ जस्टिस नहीं होगा। और जो अभ्यर्थी 12,000 अभ्यर्थियों का जो री एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उनको पेपर हार्ड मिल जाते हैं तो उनके साथ जस्टिस नहीं होगा, अगर सरल मिल जाते हैं यानी कि आसान पेपर मिलते हैं तो हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा। इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए। ये भी लगाया गया कि जो पेपर था BPSC के लायक नहीं था। पेपर को बहुत ऐसा बनाया गया कि जो पढ़े थे वो पेपर समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जो BPSC के बच्चे छात्र तैयारी करते हैं उस लेवल का पेपर नहीं था। विवेक, साफ तौर पे जो 13 दिसंबर को ये BPSC 70वीं PT का एग्जाम लिया गया था और उसके बाद पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर कंडक्ट करवाया गया था एग्जाम। लेकिन 912 केंद्रों में से नहीं, एक केंद्र पर जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद उस बापू परीक्षा परिसर का जो एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया। बता दें कि 16 तारीख को यहाँ फैसला लिया जाता है BPSC के द्वारा कि वहाँ पे गड़बड़ी पाई गई है। उसके बाद 16 तारीख को ये पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाता है और आज 18 तारीख को जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग पहुंचे और कहते हैं कि पूरी तरीके से जो सारे जो सेंटरों पर इस तरीके से बवाल हुए, एक सेंटर की बात नहीं है, कई सेंटरों पर इस तरीके से बवाल हुए, इसलिए जो सारा एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सेंटर की बात क्यों 911 सेंटर और है, 911 सेंटरों के भी पूरी तरीके से एग्जाम कैंसिल किया जाए। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने कहा कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जहां गड़बड़ी पाई गई है वहां पे तो हमने एग्जाम कैंसिल कर दिया। लेकिन अब अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि जब तक एग्जाम नहीं करने री एग्जाम जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग धरना देंगे। अभी भी गर्दनी बाग में जो है अभ्यर्थी लोग डटे हुए हैं। बता दें कि देर शाम ने भी न्यूज बाइस्कोप ने भी खबर दिखाई थी कि देर शाम तक लोग डटे हुए थे। अब उनके समर्थन देने के लिए कई जो छात्र नेता है, इसके साथ ही साथ पटना के कई टीचर हैं वो भी समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब नॉर्मलाइजेशन के लिए जब बात आई थी तो उस समय बिहार के बड़े जो टीचर है, खान सर, ऐसे जो तमाम जो टीचर हैं वहां पे पहुंचे थे समर्थन देने के लिए। लेकिन जब री एग्जाम की बात आ रही है तो वहां पे टीचर लोग समर्थन देने के लिए, ये बड़े टीचर लोग समर्थन देने के लिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो आयोग है, आयोग पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो गड़बड़ी जहां पाई गई वहां एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी लोगों का मांग है पूरे जगह जो क्वेश्चन पूरी तरीके से आउट हो चुका है। कई जगह अनाउंस करवा कर जो क्वेश्चन बांटा जा रहा था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ये भी कि कई कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं। इसके साथ साथ अब जो है इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच कर रही थी। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने 3 कोचिंग सेंटरों का नाम लेते हुए कहा कि 3 कोचिंग सेंटर के मिली भगत से इस तरीके से खेल षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने वो 3 कोचिंग सेंटरों का नाम की खुलासा नहीं की। लेकिन अब जो है एक BPSC
बिहार का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन बीपीएससी 17वीं का पीटी का जो पेपर लीक हो जाता है उसके बाद जो है अभ्यर्थियों के मांगे कि री एग्जाम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो 12,000 जो अभ्यर्थी हैं, 12,000 अभ्यर्थियों को तो फिर इसके साथ अगर उनका एग्जाम लेते हैं तो अगर उसमें अगर उनका हार्ड क्वेश्चन पेपर आता तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, अगर सरल क्वेश्चन मिल जाता तो फिर वो और जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। इसके साथ साथ एक बार पीछे और इतिहास देखा जाए तो 67वीं बीपीएससी की भी परीक्षा हुई थी, उस समय भी औरंगाबाद में पेपर लीक हुआ था, तो औरंगाबाद की सेंटर था उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद वहां के जो तमाम अभ्यर्थी थे फिर से एग्जाम दिए थे, लेकिन वहां के तमाम अभ्यर्थी जब फिर से एग्जाम देते हैं तो एक भी अभ्यर्थी है वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को मांग है कि जो तमाम अभ्यर्थियों के साथ जस्टिस होना चाहिए और हम लोग फिर से एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि आज गर्दनीबाग की धरना स्थल पर लगभग 1000 के तादाद में जो अभ्यर्थी हैं पहुंचे थे, उनके साथ कई लोग भी समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। जी मनीष। अब फिलहाल सारी चीज़ें जो है अब सरकार के ऊपर निर्भर करती है और आयोग के ऊपर निर्भर करती है कि भाई आयोग किस तरह से देख रही है प्रदर्शन को और सरकार किस तरह से प्रदर्शन को देख रही है। क्योंकि जिस तरह से छात्र री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, क्या आयोग छात्रों की बात मानेगी? क्योंकि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ पर टिके हुए हैं कि री एग्ज़ाम वो चाहते हैं। लेकिन अब सारी चीज़ें सरकार और आयोग पर निर्भर है और ये अब बाद में ही स्पष्ट होगा। अब देखते हैं आयोग और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण के रूप में क्या चीज़ सामने आता है और जब उनका बयान आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक और हमारे साथ जुड़ने के लिए और महिब जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।